जय श्री राधे फ्रेंड्स। लेट नाइट तक धुआंधार सेशन चल रहा था जिससे वह बहुत ज़्यादा थक गई थी। आन्या को जब रात की बातें याद आई तो उसने तुरंत अपने बगल में देखा। उसने पाया कि वो अकेली बिस्तर पर सो रही थी, जहाँ तक कि उसने कपड़े भी नहीं पहने थे। तभी उसकी नज़र बगल में रखे गुलाब के फूल पर पड़ी। आन्या ने गुलाब का फूल उठाया और देखा, यह गुलाब शायद डीडी उसके लिए छोड़ गया था। पता नहीं क्यों, पर यह देखकर आन्या के होठों पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। फिर कुछ देर बाद वो उठकर बाथरूम में चली गई। चंचल आन्या के घर आती है, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज करती है। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है। आन्या को देखकर चंचल मुस्कुराते हुए कहती है, बेबी डॉल गुड मॉर्निंग, यह देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। आन्या देखती है कि चंचल के हाथ में प्लास्टिक के बैग में कुछ है, शायद उसमें खाना है। चंचल भी देखती है कि आन्या के चेहरे पर और हाथों पर हल्का सा रंग लगा हुआ है। आन्या थोड़ी हैरान होकर बोलती है, ये कौन से मौसम की होली खेल रही हो तुम? इतनी रंगी हुई कैसे हो? आन्या सामने से हटकर चंचल को अंदर आने का इशारा करते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं, बस मैं पेंटिंग्स बना रही थी। आज पेंटिंग करने का बड़ा ही मन कर रहा था, इसलिए। चंचल मुस्कुराते हुए अंदर आती है। आन्या दरवाजा बंद कर लेती है। चंचल किचन की तरफ जाते हुए कहती है, चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम कुछ तो ऐसा कर रही हो जिससे तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट हो जाए। चलो पहले फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मैं भी सुबह से भूखी हूँ, यह सोचकर कि तुम्हारे साथ ही ब्रेकफास्ट करूँगी। आन्या हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपने कलर्स को समेटने लगती है। खाने को डाइनिंग टेबल पर रखने के बाद चंचल उस दिशा में जाती है जहां आन्या खड़ी होकर अपना सामान ठीक कर रही थी। चंचल देखती है कि वहां पर एक स्टैंड रखा है जिस पर एक सफेद बोर्ड लगा है। शायद उस पर अभी अभी आन्या ने पेंटिंग की है। आन्या की बनाई हुई पेंटिंग देखने के लिए चंचल बोर्ड के पास जाती है, उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वह पेंटिंग देखती है उसकी आईब्रोज ऊपर उठ जाती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वह बोल पड़ती है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? चंचल देखती है कि आन्या ने एक पेंटिंग बनाई है। कोई शख्स है जो अंधेरे में खड़ा है। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी बॉडी को बड़े अच्छे तरीके से पेंट किया गया है। उसकी बॉडी किसी जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर की तरह मजबूत लग रही थी। शरीर का एक एक कट साफ ड्रॉ किया गया था। वह बॉडी बहुत हॉट और सेक्सी लग रही थी। एक ऐसी बॉडी जिसकी कल्पना हर लड़की अपने सपनों में करती है। चंचल अपना हाथ उठाकर पेंटिंग को टच करती है और कहती है, क्या बात है यार, क्या इमेजिनेशन है तुम्हारी, इट्स अमेजिंग। बाय द वे, तुमने इसका चेहरा बनाने की बजाय इसे अंधेरे में खड़ा क्यों किया है? आन्या अपने निचले होठों को दांतों के नीचे हल्का सा दबा लेती है। कुछ सेकंड तक वह कुछ नहीं बोलती। तभी चंचल को कुछ समझ में आता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह हैरानी से कहती है, आन्या, कहीं यह वही तो नहीं जिसके बारे में तुमने बात की थी? क्योंकि तुमने बताया था कि वह हमेशा तुमसे अंधेरे में ही मिलता है और कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। चंचल की बात सुनकर आन्या को हल्की सी शर्म आ गई और उसका चेहरा लाल हो गया। वह सिर हिलाते हुए कहती है, मैंने जितना अपनी उंगलियों से उसकी बॉडी को महसूस किया है, उसे इमेजिन करके यह पेंटिंग बनाई है। उसका चेहरा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसी ही है। यह सुनकर चंचल की सांसें जैसे वहीं रुक जाती हैं। वह पेंटिंग की तरफ और फिर आन्या की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखती है। वह कहती है, क्या बात है आन्या, सच में मुझे तुझसे बहुत जलन हो रही है। तेरी तो निकल पड़ी यार, कसम से। चंचल खुशी से आन्या के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अच्छा मुझे एक बात बता, वह तुझसे अच्छे से पेश तो आता है ना? I mean, वह तेरा ख्याल तो रखता है ना? आन्या थोड़ी देर सोचकर कहती है, अब तक तो जो भी कुछ हुआ है वह काफी जेंटल रहा है। उसके एक्शंस और बातों से लगता है कि वह मेरी फिक्र करता है।
यह सुनकर चंचल को राहत भरी सांस आती है और उसके होठों की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तभी चंचल को आन्या की गर्दन पर कुछ दिखाई देता है। उसे देखकर वह अपने आईब्रोज उठाती है और कहती है, तो कल रात तुम उसके पास गई थी या वह तुम्हारे पास आया था? चंचल की बात सुनकर आन्या थोड़ी चौंक जाती है। चंचल आन्या को पकड़कर आईने के पास ले जाती है और फिर उसके बालों को पीछे करके उसके कंधे पर अपना चेहरा रख देती है और आन्या अपनी गर्दन पर लगे हुए लव बाइट के निशान को साफ देख सकती थी। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत थोड़ा सा साइड हटकर अपने बालों को आगे करती है और एम्बेरस होकर इधर उधर देखने लगती है। नहीं, यह तो बस कलर लग गया था, आन्या कहती है। चंचल हंसते हुए बोली, चल झूठी, मुझे पता है कि कलर का दाग और लव बाइट अलग होते हैं। तू क्या मुझे पागल समझती है? अब मुझसे भी झूठ बोलेगी तू? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं ना यार। तो मिस्टर डीडी कल रात यहाँ पर आए थे तुम्हारे पास और तुम दोनों ने एक हसीन रात साथ में बिताई। सही कहा ना मैंने? आन्या ने अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह से लाल हो चुका था। वह डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए बोली, तुम कुछ भी बकवास कर रही हो। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खा रही हूँ। इस पर चंचल भी डाइनिंग टेबल की तरफ आते हुए कहती है, हाँ, पूरी रात इतनी मेहनत जो की है, भूख तो लगी होगी ना। अच्छा हुआ मैं खाना लेकर आई। तुम्हारी बॉडी में काफी पेन हो रहा होगा ना, थक गई होगी तुम। आन्या अपनी प्लेट लगाते हुए कहती है। अब चुप भी करोगी? यह सुनकर चंचल हल्का सा हंस देती है, पर फिर उसके हाथ पकड़कर कहती है, मैं बहुत खुश हूँ आन्या, तुम्हें इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए देखकर। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, तुम सोच भी नहीं सकती। इस बात पर आन्या भी मुस्कुरा देती है। वह जानती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी बहुत ज्यादा चिंता रहती है। चंचल ने उदास आवाज में कहा, जब से मुझे पता चला है कि तुमने एक अनजान इंसान से शादी सिर्फ मेरे इसलिए की ताकि मेरे पापा के इलाज के पैसे आ सके, तब से एक रात मैं सुकून से नहीं सो पाई। पर अब यह देखकर कि वह इंसान तुम्हारे साथ कितना अच्छा है, तुम्हारी कितनी फिक्र करता है, तुम्हें कितना प्यार करता है, मेरे मन का बोझ कुछ कम हो रहा है। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आन्या हल्का सा मुस्कुराकर चंचल से बोली, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने जो भी कुछ किया अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए किया और मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद तुम्हारा भी यही फैसला होता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड जो हैं, तो एक दूसरे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो तुमने मेरे लिए किया चंचल, जब मैं कुछ भी नहीं थी, मेरे पास तो मेरी आंखें तक नहीं थी, अगर तुम मेरा सहारा ना बनी होती तो तुम जानती हो मैं कैसे सरवाइव कर पाती। अपने पुराने दिनों को याद करके आन्या का चेहरा लटक जाता है, पर चंचल उसके पास आकर उसे पीछे से हक करके कहती है, जो होना था वह हो गया, अब बस सब कुछ अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रखो। आन्या ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, अब पीछे पलटकर देखने का कोई फायदा नहीं, चलो साथ में खाना खाते हैं, मुझे भी भूख लगी है। इसके बाद दोनों खाना खाने लगती हैं। खाना खाते खाते चंचल आन्या से बोली, वैसे तुमने क्या सोचा है? कोई जॉब करोगी या कोई काम करोगी? आन्या बैठे बैठे कुछ सोच ही रही थी। फिर उसने कहा, चंचल एक बात बताऊं, मुझे ना पेंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी आंखें जाने से पहले मैं पेंटिंग किया करती थी। घर आने से पहले जब अनाथ आश्रम में रहती थी, वहां पर भी मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। बचपन से लेकर आज तक यह मेरी फेवरेट हॉबी रही है, तो मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मैं एक पेंटर बनना चाहती हूँ। इस बात पर चंचल ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो आज ही हम तुम्हारी पेंटिंग्स का सारा सामान खरीद कर लाते हैं, तुम आज ही अपना काम शुरू कर दो। आन्या मुस्कुरा देती है, फिर कहती है, पर मुझे डीडी से इस बारे में पूछना होगा। चंचल ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, तुम्हारे करियर का कोई भी फैसला तुम लोगी, तुम्हें उससे पूछने की क्या ही जरूरत है।
आन्या ने कहा, क्योंकि वह मेरा हस्बैंड है और उससे पूछना जरूरी है। चंचल ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, पूछ ले, उसके बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे। आन्या मुस्कुराई। खाना खत्म करके दोनों आराम से सोफे पर बैठकर कॉफी पी रही थी। आन्या ने अपना महंगा फोन उठाया और डीडी को मैसेज सेंड करने का सोचा। मैसेज सेंड करने से पहले वह थोड़ा हिचकिचा रही थी, फिर फाइनली उसने मैसेज सेंड कर ही दिया। हाय। आन्या ने मैसेज सेंड कर दिया और फिर अपने हाथों को मसलने लगी। काफी नर्वस हो रही थी और उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर डीडी का नंबर फ्लैश होने लगा। उनका कॉल आ रहा था। आन्या ने हिम्मत जुटाई और कॉल उठाकर थोड़ा साइड में चली गई। दूसरी तरफ से एक गहरी और भारी सी आवाज उसके कानों में सुनाई दी। आन्या, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? डीडी की बात सुनकर आन्या हल्की सी हैरान होकर बोली, आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ? डीडी ने जवाब दिया, क्या बात है, क्या कहना है तुम्हें? कुछ सेकंड तक आन्या चुप रही, फिर उसने हिम्मत करके कहा, मुझे आपसे अपने करियर के बारे में कुछ बात करनी थी। डीडी ने शांत स्वर में कहा, बोलो। आन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, दरअसल मैंने डिसाइड किया है कि मैं काम करना चाहती हूँ, मैं एक पेंटर बनना चाहती हूँ। बस आपसे यही पूछना चाहती थी कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? दूसरी तरफ से कुछ सेकंड का कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर आन्या को थोड़ी सी घबराहट होने लगी। तभी डीडी की आवाज उसके कानों में पड़ी, आन्या, तुम्हें कभी भी किसी भी काम के लिए मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। तुम जो चाहो वो काम करो और कर भी सकती हो। तुम मेरी वाइफ हो, पर अगर मुझसे परमिशन लेने की बजाय तुम मुझे ऑर्डर दोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो बेझिझक मुझसे पूछ सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर सिचुएशन में। डीडी की बात में जो सिंसियरिटी और मैच्योरिटी थी, उसे सुनकर आन्या के दिल की धड़कन और तेज हो गई। आन्या ने धीरे से कहा, थैंक यू। डीडी ने कहा, बिस्तर के पास वाली ड्रॉर खोलो, उसमें तुम्हारे लिए कुछ रखा है। यह सुनकर आन्या थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वह चुपचाप बिस्तर के पास गई और बगल वाली ड्रॉर को खोला। उसमें एक एनवलप रखा था। उसने एनवलप उठाया। तभी डीडी बोले, अब इसे खोलकर देखो। आन्या ने एनवलप को खोला और जैसे ही उसने उसे खोला, वह थोड़ी देर हैरान रह गई। उसमें एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड निकला जो उसके हाथों से गिर गया। वह कार्ड देखकर आन्या चौंक गई। उसने पूछा, यह क्रेडिट कार्ड? वह कुछ बोलती और इससे पहले ही डीडी बोले, यह कार्ड तुम्हारे लिए है। सुनकर आन्या हैरान हो गई। उसने तुरंत कहा, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। यह आप मेरे लिए क्यों? डीडी ने जवाब दिया, आन्या, जरूरत है। तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और मेरी जिम्मेदारी भी। यह ब्लैक क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मेरे प्यार की तरह है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं। तुम जितना चाहो उतना पैसा अपने ऊपर खर्च कर सकती हो। मेरे पास जो भी कुछ है, यहाँ तक कि मैं खुद भी तुम्हारा हूँ। इसलिए इस पैसे के साथ साथ तुम मुझे भी बेफिक्र होकर अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकती हो। डीडी की बात सुनकर आन्या की आंखें बड़ी हो गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और शर्म के मारे उसकी आंखें झुक गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने हल्के स्वर में कहा, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आन्या ने कॉल कट कर दिया। कार्ड को देखते हुए उसके चेहरे पर चमक आ गई थी, एक एक्साइटमेंट से भरी चमक। उसके गाल अब भी लाल हो चुके थे। चंचल उसके पास आई और बोली, क्या बात है, इतना शर्मा शर्मा कर क्या देख रही हो? चंचल ने देखा कि आन्या के हाथ में एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड है। उसे देखकर उसकी आंखें मानो फटी की फटी ही रह गई। उसने तुरंत वह कार्ड अपने हाथ में लिया और शॉक होकर देखते हुए बोली, ओ माय गॉड, ब्लैक क्रेडिट कार्ड। तुम्हें पता भी है, ऐसे कार्ड बहुत ज्यादा बड़े रईस लोगों ही रखते हैं। उन्हीं के पास देखा है मैंने। किसी मामूली बिजनेसमैन के बस की तो बात भी नहीं है। तुम्हारे पास ये कार्ड कहाँ से आया?
आन्या थोड़ी हिचकिचाते हुए हल्के से मुस्कुराई और धीरे से कहा, वो उन्होंने दिया है। ये सुनकर तो चंचल का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वह आन्या की तरफ बस देखती रह गई। उसने कहा, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें यह दिया है? आन्या ने हल्का सा शर्माते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया और चंचल ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अब तो मुझे सच में तुमसे जलन हो रही है आन्या। अच्छा सुनो ना, जीजू से पूछो ना, अगर उनका कोई छोटा भाई हो जो सिंगल हो, प्लीज मुझे उसके साथ सेट करवा दो। यह सुनकर आन्या हैरान होकर उससे देखती है और फिर हल्का सा हंस देती है। चंचल ने मुंह बनाते हुए कहा, हंस क्यों रही हो? मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। काश एक ऐसा ब्लैक क्रेडिट कार्ड मेरे पास भी होता, जिंदगी में मजा ही आ जाता यार। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि तेरा हस्बैंड कोई बहुत ज्यादा रईस, करोड़पति या अरबपति इंसान है। आन्या सोफे के पास आते हुए बोली, अगर वह इतना ही रईस इंसान है तो मुझे समझ में नहीं आता कि उसने शादी करने के लिए मुझे ही क्यों चुना। वह सोफे पर बैठ गई। यह बात वाकई में सोचने वाली थी। अगर मिस्टर डीडी इतने ही रईस इंसान हैं तो उन्होंने आन्या से ही शादी क्यों की, जबकि वह दुनिया की किसी भी खूबसूरत और अमीर लड़की से शादी कर सकते थे। फिर आन्या जैसी मामूली लड़की से ही शादी क्यों की, जो ऑलरेडी अपना सब कुछ खोकर नदी में कूद गई थी। उसने न सिर्फ आन्या की जान बचाई बल्कि उससे शादी भी की। चंचल आन्या के पास आई, उसके बगल में बैठकर उसे हक करते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी हो ना। शायद हक करते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी हो, शायद इसीलिए गॉड ने तुम्हारी जिंदगी में इतना अच्छा तोहफा भेजा है। शायद उनसे भी तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, आज हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे जीजू के कार्ड से, और तुम्हारी पेंटिंग का भी तो सामान खरीदेंगे। कुछ सेकंड तक आन्या चुप रही और फिर उसने कहा, ओके ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। उसके बाद वह उठकर चली गई। जल्द ही वो दोनों चंचल की गाड़ी में मॉल के बाहर पहुंची। चंचल के पास एक नॉर्मल सी गाड़ी थी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी या महंगी नहीं। मॉल के पास बाहर पहुंचकर दोनों गाड़ी से उतरे और शॉपिंग के लिए अंदर गए। वो दोनों अपने लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं, कपड़े, शूज, सैंडल। आन्या अपने लिए पेंटिंग्स का बढ़िया सामान खरीदती है। हाथों में बैग्स लिए हुए वो बहुत आगे बढ़ रहे थे। चंचल बोली, आज तो मजा ही आ गया ना शॉपिंग करने में। आन्या बस हल्का सा मुस्कुराई। तभी अचानक उसके कदम रुक गए। आन्या ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर वह चौंक गई। चंचल ने जब यह देखा तो वह आन्या के पास आकर बोली, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? आन्या ने शॉक होकर जिस दिशा में देखा, चंचल ने भी उसी दिशा में देखा। शीशे के दूसरी तरफ एक ज्वेलरी शॉप में एक कपल खड़ा हुआ था। लड़का शायद अपनी गर्लफ्रेंड को ज्वेलरी पहनाकर दिखा रहा था। दोनों काफी ज्यादा करीब खड़े थे। देखकर लग रहा था कि दोनों में बहुत प्यार है और बहुत खुश लग रहे थे। चंचल कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ आन्या, ऐसे क्या देख रही हो तुम? आन्या ने काफी दर्द भरी और ठंडी आवाज में कहा, यही है वो दोनों। उसे इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। चंचल सब समझ गई। यही दोनों थे आन्या के हर दर्द की वजह। आन्या ने चंचल को सब बताया था कि उसके प्यार और उसकी बहन ने क्या किया उसके साथ। सच कहो तो चंचल को भी उन दोनों से सख्त नफरत थी। चलो मेरे साथ, चंचल ने आन्या का हाथ पकड़कर कहा। उसके बाद वह उसे उसी शॉप की तरफ ले जाने लगी। आन्या ने कहा, ये क्या कर रही हो, मुझे नहीं जाना वहां पर। चंचल ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। इसके बाद चंचल आन्या को जबरदस्ती उस शॉप में लेकर चली गई। आन्या ने इस वक्त स्कर्ट पहन रखी थी और चेहरे पर एक प्यारा सा मेकअप किया हुआ था। वह खूबसूरत लग रही थी कि काफी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच भी रही थी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंदर रूपाली अपने लिए डायमंड के नेकलेस और अंगूठियां देख रही थी, क्योंकि आज उसे उसकी मंगेतर यानी नक्श शॉपिंग पर लेकर आया था। नक्श ने एक खूबसूरत डायमंड रिंग निकालकर रूपाली की तरफ देखते हुए कहा, यह रिंग कैसी है?
यह तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगी। रूपाली ने जब वह रिंग देखी तो उसे अपने हाथों में लेकर कहा, काफ़ी खूबसूरत है यह रिंग तो, पर इसके डायमंड काफ़ी छोटे हैं। मुझे बड़े डायमंड की रिंग चाहिए। मुझे इतने छोटे डायमंड पसंद नहीं। नक्श ने कुछ नहीं कहा। वह दुकानदार से बोला, आप प्लीज़ थोड़े बड़े डायमंड्स की रिंग दिखाइए। मैं अपनी मंगेतर को आज यहाँ से बहुत ज़्यादा खुश करके ले जाना चाहता हूँ। रूपाली का चेहरा खिल उठा। नक्श को हक करते हुए वह बोली, थैंक यू बेबी, आई लव यू सो मच। आन्या और चंचल यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी चंचल भी वहां पर आन्या के साथ आ गई। आन्या ने अपने फेस को एक कैप के साथ हल्का सा छुपा लिया। उसने एक राउंड कैप उठाकर अपने सर पर पहन ली थी, क्योंकि वह इस वक्त नक्श और रूपाली को फेस नहीं करना चाहती थी। चंचल वहां भी आकर काउंटर पर खड़े होते हुए आदमी से बोली, एक्सक्यूज मी, मुझे आपके स्टोर की सबसे महंगी और सबसे बड़े डायमंड की अंगूठी दिखाइए। मेरी सिस्टर यहाँ पर शॉपिंग करने आई है। चंचल की बात सुनकर नक्श और रूपाली ने उसकी तरफ देखा। पता नहीं कौन है ये लड़की, पर उन्होंने इतना गौर नहीं किया। जल्द ही वहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स रिंग का नया कलेक्शन निकालकर उन्हें दिखाया गया। रूपाली अपने लिए सबसे बड़े डायमंड की सबसे खूबसूरत रिंग को सेलेक्ट करती है। वह नक्श की तरफ अपनी रिंग को दिखाते हुए बोली, बेबी यह रिंग कैसी लगेगी मेरी उंगली में? काफ़ी खूबसूरत है ना? उसके बाद रूपाली ने उस रिंग को अपनी उंगली में पहन लिया। नक्श ने रूपाली से कहा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा डायमंड नहीं हो गया रूपाली? यह रूपाली ने अंगूठी दिखाते हुए कहा, तो क्या हुआ, मुझे बड़ा तो नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है, और यह रिंग मुझसे ज्यादा तो कीमती नहीं है ना? नक्श ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुमसे ज्यादा कीमती तो कुछ हो भी नहीं सकता मेरे लिए। ऐसी बातें सुनकर जहां आन्या को थोड़ा हर्ट हो रहा था, वहीं पर वहां से चले जाना चाहती थी, पर चंचल ने उसे वहीं खड़ा रखा। चंचल को उन पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वह बड़े ही साइकाइट्रिस्ट वे में बोली, यह क्या बेकार सी अंगूठियां दिखा रहे हैं आप? खाली एक चमकीला पत्थर अंगूठी पर रख देने से वह खूबसूरत नहीं हो जाती। ये सस्ती अंगूठियां यहाँ से निकालिए और मुझे महंगी से महंगी अंगूठी दिखाइए। आन्या ने हल्का सा चंचल का हाथ दबाया और उसे रुकने का इशारा किया, पर चंचल कहाँ मानने वाली थी। रूपाली ने जब चंचल की बात सुनी तो उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने अंगूठी को वापस रखते हुए कहा, मुझे भी यह अंगूठी कुछ खास पसंद नहीं आई। मुझे कुछ और महंगी चीज दिखाइए, इससे ज्यादा महंगी। और अंगूठी अगर आपके पास हो तो प्लीज मुझे वो भी दिखाइए। इस बात से नक्श थोड़ा हैरान हुआ, पर चुपचाप खड़ा रहा। उसने सामने खड़े आदमी से कहा, प्लीज आप कुछ और दिखाइए। आदमी ने हल्का सा सर हिलाया और वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में और खूबसूरत और महंगी महंगी अंगूठियों का कलेक्शन लाया गया। उसमें से रूपाली ने सबसे महंगी अंगूठी को उठाकर सेलेक्ट किया। यह बहुत अच्छी है, मैं यही लूंगी। उसने साइड में रखे खड़े आदमी से रिंग का प्राइस पूछा तो आदमी ने जवाब दिया, ओनली 2 करोड़ मैम। यह सुनकर रूपाली की आंखों में गौरव से भरी चमक आ गई। उसने नक्श की तरफ देखकर कहा, यह रिंग कैसी है नक्श बेबी, मुझ पर कैसी लगेगी? नक्श थोड़ा हैरान होकर धीमी आवाज में बोला, रूपाली ये 2 करोड़ की रिंग है। सीरियसली? रूपाली ने कहा, तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे लिए 2 करोड़ मेरी खुशी से ज्यादा बेटर है, ज्यादा कीमती है? नक्श ने गहरी सांस ली। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है। रूपाली ने बड़े एटीट्यूड के साथ चंचल की तरफ देखा और मुस्कुराई। चंचल थोड़ा इरिटेट हो गई। वह गुस्से से सामने खड़े आदमी से बोली, यह क्या बकवास चीज दिखा रहे हैं आप? देखिए मेरे जीजू बहुत रईस आदमी हैं और उन्होंने दिल खोलकर मेरी बहन पर खर्च किया है। सर यह देखिए, उन्होंने अपने हाथ में ब्लैक कार्ड दिखाते हुए कहा, आपको यह तो पता होगा ना कि यह कार्ड शहर में किन लोगों के पास होता है? कोई भी फटीचर बिजनेसमैन के पास ऐसा कार्ड नहीं हो सकता। चंचल की यह बात सुनकर
नक्श का ईगो भी हर्ट होने लगा। वहीं चंचल की हरकतें देखकर आन्या का दिमाग घूम रहा था। पता नहीं यह लड़की और क्या करवाना चाहती है, उसने मन ही मन सोचा। चंचल के हाथ में ब्लैक कार्ड देखकर सामने वाला आदमी हैरान रह गया। थोड़ी देर में ज्वेलरी शॉप का असली मालिक भी वहां पर पहुंच गया। उसने आकर कहा, हेलो मैम, मैं इस दुकान का ओनर हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? रूपाली थोड़ा ईगो में आकर बोली, एक्सक्यूज मी, मैंने आपके आदमी से कहा कि मुझे इस स्टोर की सबसे महंगी रिंग दिखाइए और यह क्या बकवास रिंग दिखा रहे हैं, प्लीज मुझे इससे ज्यादा एक्सपेंसिव रिंग दिखाइए। चंचल ने भी कहा, और मुझे इसकी रिंग से भी ज्यादा महंगी रिंग और इसकी रिंग से भी ज्यादा सुंदर रिंग दिखाइए। चंचल और रूपाली गुस्से में एक दूसरे की तरफ देखने लगी। आन्या ने अपनी टोपी को पीछे चेहरा छुपाया और हाथ उठाकर अपने माथे पर रख लिया। जल्द ही दुकान मालिक ने महंगी से महंगी अंगूठियों के ढेर वहां पर लगा दिया। रूपाली ने अपने लिए सबसे महंगी अंगूठी सेलेक्ट की, लेकिन वह जिस भी अंगूठी को सेलेक्ट करती, चंचल उससे भी ज्यादा महंगी अंगूठी की डिमांड करती। फिर रूपाली उस अंगूठी को छोड़ देती, लेकिन वह लड़की इस लड़की की अकड़ को ठिकाने लगाना चाहती थी। रूपाली चाहती थी कि उसे जो भी रिंग मिले वह चंचल की रिंग से महंगी होनी चाहिए। यह उसकी इज्जत का सवाल था। थोड़ी देर के लिए दुकान का मालिक शॉप से जरा पीछे की तरफ चला गया। रूपाली और चंचल अब भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। नक्श ने हल्की सी आवाज में रूपाली से कहा, क्या कर रही हो रूपाली, पता है तुम कितनी महंगी अंगूठियों तक पहुंच चुकी हो? रूपाली ने जवाब दिया, नक्श मुझे कुछ नहीं पता, यह सामने वाली लड़की हम लोगों को नीचा दिखाना चाहती है और मैं उसकी अकड़ ठिकाने लगाना चाहती हूँ। नक्श को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह इस स्थिति को कैसे हैंडल करे। दूसरी तरफ आन्या ने हल्की सी आवाज में चंचल से कहा, चंचल यह सब क्या कर रही हो तुम, ये ठीक नहीं है, ये पैसे मिस्टर डीडी के हैं, उनसे बिना पूछे उनके पैसे खर्च करना बहुत गलत होगा। चंचल ने जवाब दिया, रिलैक्स, ओके, अगर उन्होंने तुम्हें अनलिमिटेड पैसे वाला कार्ड दिया है तो इसका मतलब कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और इन लोगों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेंगे। तुम बस देखती जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ देर बाद दुकान का मालिक स्टोर से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और महंगी अंगूठियां मंगवाई, जिन्हें लाकर रूपाली और चंचल के सामने रख देता है। उनमें से चंचल को एक अंगूठी बहुत पसंद आई। वह अंगूठी सबसे महंगी थी। चंचल अंगूठी को अपने हाथ में लेने ही वाली थी कि रूपाली तुरंत उस अंगूठी को उठाकर अपनी तरफ खींच लेती है। रूपाली की इस हरकत से चंचल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और गुस्सा भी। दुकान के मालिक ने कहा, यह हमारी शॉप की सबसे महंगी डायमंड की अंगूठी है। रूपाली ने तुरंत कहा, ऑल राइट, मैं यही अंगूठी लूंगी। चंचल ने जवाब दिया, एक्सक्यूज मी, ऐसे कैसे? इस अंगूठी पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, यह अंगूठी मैं लूंगी। चंचल अंगूठी पर झपट पड़ी, लेकिन रूपाली ने भी उसे छोड़ा नहीं। उसने कहा, दूर हटो, यह अंगूठी मैंने पसंद की है और यह मैं ही लूंगी। चंचल गुस्से से चिल्लाई, ऐसे कैसे, तुम्हारी औकात भी है इस अंगूठी को लेने की? यह अंगूठी तो मैं ही लूंगी। अचानक उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। आन्या ने जैसे तैसे करके चंचल को पीछे किया और नक्श ने रूपाली को संभाला। आन्या ने धीमे आवाज में चंचल से कहा, चंचल अब बस करो, स्टॉप दिस नॉनसेंस, अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं तुम्हारी ये हरकतें, ले जाने दो उन्हें जो चाहिए, प्लीज बंद करो यह सब। चंचल ने इरिटेट होकर कहा, ऐसे कैसे, वह अंगूठी मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है, वह लोग इसे लेकर नहीं जा सकते, वह अंगूठी तो मैं ही लूंगी। आन्या ने कहा, चंचल प्लीज मान जाओ, जिद मत करो। आन्या के कहने पर चंचल चुप हो गई। वह इरिटेट और गुस्से में थी, लेकिन आन्या के सामने वह कुछ बोल नहीं पाई। दूसरी तरफ रूपाली बड़े ही गर्व के साथ उस अंगूठी को दुकानदार की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसे पैक कर दीजिए। दुकानदार ने तुरंत उसे पैक कर दिया और बिल बनाकर उसके सामने रख दिया। नक्श पहले से ही जो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। इतनी महंगी अंगूठी, और वह भी सिर्फ इसलिए खरीदी गई क्योंकि रूपाली किसी को सबक सिखाना चाहती थी।
लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। वह रूपाली से प्यार जो करता था तो वो तो इसे करना ही था। इतना तो उसके लिए कर ही सकता था। हालांकि अंगूठी बहुत महंगी थी, पूरे 10 करोड़ की। चंचल इरिटेशन में खड़ी हो गई और रूपाली ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में गर्व से चंचल की तरफ देखा। नक्श ने कार्ड निकालकर दुकानदार को दिया, लेकिन जब दुकानदार ने पेमेंट कलेक्ट करने के लिए कार्ड स्वाइप किया तो उसने कहा, सॉरी सर, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा। क्या आपके पास कोई दूसरा कार्ड है? यह सुनकर नक्श गुस्से से बोला, काम नहीं कर रहा? इसका मतलब क्या है? अच्छे से चेक कीजिए। दुकानदार ने फिर से चेक किया और कहा, सॉरी सर, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा। नक्श और रूपाली दोनों हैरान रह गए। नक्श ने तुरंत दूसरे कार्ड को निकालकर दुकानदार को दे दिया, लेकिन दुकानदार ने कहा, सॉरी सर, आपका कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा। दुकानदार की बात सुनकर नक्श और रूपाली की हैरानी का ठिकाना नहीं था। वहीं चंचल अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाकर बोली, कोई काम नहीं कर रहा? ओ माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली कार्ड लेकर यहाँ पर शॉपिंग करने आ गए फटीचर लोग कहीं के। चंचल की बात सुनकर रूपाली के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह बोली, फटीचर किसको बोल रही हो तुम? जानती भी हो कि हम लोग कौन हैं? अपनी जुबान पर लगाम रखो, समझी? वरना यही मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। चंचल ने कहा, अच्छा इतना आसान है? हाथ लगाकर तो दिखाओ। अगर एक पीस में घर वापस गई तो मेरा नाम भी बदल देना। नक्श ने रूपाली से कहा, रूपाली प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, शांत हो जाओ। तुम अपना कार्ड मुझे दो। यह सुनकर रूपाली चौंक गई और बोली, कार्ड? पर क्यों? क्या मैं अपना कार्ड दूं? मैं अपना कार्ड नहीं दूंगी। नक्श ने कहा, क्योंकि मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें अपने कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी। रूपाली हैरान हो गई, यह क्या बोल रहे हो तुम? नक्श, मैं अपने घर से पेमेंट क्यों करूं? तुम मुझे यहाँ पर शॉपिंग करवाने लाए थे, तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। नक्श ने कहा, तुमने अभी सुना नहीं दुकानदार ने क्या कहा कि मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा? रूपाली, पेमेंट तुम्हें अपने कार्ड से ही करनी पड़ेगी। चंचल ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, अजीब फटीचर लोग हैं ये। जब पैसे नहीं होते तो इतने महंगे मॉल में आते ही क्यों हैं? उसकी बात सुनकर नक्श और रूपाली दोनों का दिमाग खराब हो गया। इस वक्त रूपाली को ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत थी। वह नक्श को नाराज नहीं कर सकती थी और ना ही उसकी नजर में अपनी इमेज को खराब कर सकती थी। उसने तुरंत अपना कार्ड निकालकर नक्श को दिया। नक्श ने वो कार्ड दुकानदार को दिया। यह लीजिए, आप मेरे कार्ड से पेमेंट कर लीजिए। जैसे ही दुकानदार ने रूपाली का कार्ड स्वाइप किया, उसके कार्ड ने भी काम नहीं किया। दुकानदार अब थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला, यह क्या बेहूदगी मचा रखी है यहाँ? अगर आप लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो यहाँ आकर यह सब बवाल करने की क्या जरूरत थी? महंगी से महंगी अंगूठी निकलवाई और तुम दोनों में से किसी का कार्ड काम तक नहीं कर रहा। यह बोलकर दुकानदार ने रूपाली का कार्ड वापस उसकी तरफ सरका दिया। नक्श और रूपाली दोनों हैरान रह गए। रूपाली ने अपना कार्ड उठाकर कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा कार्ड कैसे काम नहीं कर सकता? मेरा कार्ड बिल्कुल ठीक है। दुकानदार ने कहा, देखिए मैडम, या तो आप मुझे पेमेंट कीजिए वरना मेरी अंगूठी वापस लौटाइए, नहीं तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। नक्श ने कहा, देखिए आप जुबान संभाल कर बात कीजिए। चंचल इस पूरे तमाशे का मजा ले रही थी। उसे यह तो पता नहीं था कि यह सब क्यों हो रहा है, मगर उसे बहुत मजा आ रहा था। दुकानदार ने कहा, देखिए सर, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपसे बहस कर सके। होंगे आप कहीं के बिजनेसमैन, लेकिन हमारे स्टोर में कोई फटीचर नहीं आता। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं डायमंड खरीदने के लिए और उनके पास पैसे होते हैं, तभी वो यहाँ पर आते हैं। खाली फोकट में आकर हमारा वक्त और दिमाग खराब नहीं करते। आप पेमेंट कर रहे हैं या नहीं? नक्श और रूपाली ने इतनी बेइज्जती अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। नक्श ने अंगूठी वापस रखते हुए कहा, यह लीजिए, हमें आपकी अंगूठी नहीं चाहिए। फिलहाल दोनों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके कार्ड क्यों काम नहीं कर रहे थे। चंचल ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, फटीचर कहीं के, ऐसे लोगों को दुकान में आना ही नहीं चाहिए। इन लोगों को लग्जरी लाइफ जीने का शौक तो होता है,
मगर इनके बैंक अकाउंट में फूटी कौड़ी नहीं होती। बड़े आए थे महंगी से महंगी अंगूठी लेने, औकात सोना खरीदने की भी नहीं है और आ गए डायमंड खरीदने। रूपाली गुस्से में बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो समझी। चंचल ने कहा, वरना क्या कर लोगी तुम। दोनों आग बबूला हो गई। नक्श ने तुरंत रूपाली को पीछे करते हुए कहा, रूपाली प्लीज, सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, प्लीज चलो यहाँ से। चंचल प्राउडली वहीं खड़ी रही। रूपाली को बड़ा गुस्सा आ रहा था। नक्श और रूपाली वहां से जाने लगे कि तभी एक आदमी आकर बोला, एक्सक्यूज मी मैम। नक्श और रूपाली और चंचल और आन्या उसकी तरफ देखने लगे। उस आदमी के हाथ में एक बैग था। उस बैग को सामने टेबल पर रखते हुए कहा, यह मिस्टर डीडी की तरफ से उनकी वाइफ के लिए है। आप में से कौन है उनकी वाइफ? चंचल की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत आन्या का हाथ हवा में उठाते हुए कहा, ये है मिस्टर डीडी, मेरे जीजू हैं। उसके बाद चंचल ने तुरंत बैग को पकड़ लिया। उस बैग को खोला तो इसमें एक छोटा सा एक बॉक्स था। रूपाली आंखों को सिकोड़कर उसे देख रही थी। नक्श भी और काफी लोग भी यह सब देख रहे थे। आन्या भी थोड़ा कंफ्यूज थी। आन्या ने अपने चेहरे को इस तरह से टोपी से ढक रखा था कि नक्श और रूपाली उसे बिल्कुल भी ना देख सके। चंचल ने जैसे ही वह बॉक्स खोला, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। चंचल की तो आंखें फटी की फटी रह गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यह तो रूबी है। ओ मैन, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आसपास के लोग भी चौंक गए। चंचल ने अंगूठे उठाए और उत्साहित होकर बोली, ओ माय गॉड, मेरे जीजू ने मेरी बहन के लिए ये गिफ्ट के तौर पर भेजी है। ओ माय गॉड, शी इज सो रोमांटिक। उसके बाद चंचल ने रूपाली की तरफ तिरछी नजरों से देखा। रूपाली अंगूठी को देखकर हैरान और शॉक्ड लग रही थी। चंचल ने कहा, यह देखो, सब लोग, मेरे जीजू ने मेरी बहन के लिए स्टोर के हर गहने से कहीं ज्यादा महंगी अंगूठी दी है। अब तो मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों को उनकी औकात जरूर समझ में आ गई होगी। यह बोलकर चंचल ने रूपाली की तरफ देखा। रूपाली शौक से बाहर निकल गई और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। नक्श के लिए यह सब कुछ काफी हो गया था। उसने तुरंत रूपाली का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेके चला गया। उनके जाते जाते भी चंचल बड़े ही नटखट मुस्कुराहट के साथ रूपाली को चिढ़ाने वाली नजरों से देख रही थी। उनके जाने के बाद चंचल खुश होकर आन्या की तरफ बढ़ी और अंगूठी दिखाते हुए बोली, ये देखो, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें कितना खूबसूरत गिफ्ट दिया है, कितनी खूबसूरत अंगूठी दी है। ओ माय गॉड आन्या। आन्या बिल्कुल हैरान थी, बहुत ज्यादा हैरान। उसने दुकानदार से पूछा, क्या यह सच में यह अंगूठी मिस्टर डीडी ने दी है? दुकानदार ने जवाब दिया, जी, उन्होंने ही दी है और कहा था कि यह अंगूठी काउंटर पर खड़ी उनकी वाइफ के लिए है। आन्या हैरान थी। चंचल ने तुरंत वो अंगूठी आन्या की उंगली में पहनाई। वो अंगूठी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आन्या गाड़ी में बैठी हुई अपने हाथों में पहनी अंगूठी को देख रही थी। वह काफी हैरान लग रही थी। चंचल खुश होकर गाड़ी चलाते हुए बोली, देखा उनका चेहरा कैसे उतर गया था, शर्म से पानी पानी हो गए थे वो लोग। मुझे तो बहुत मजा आया यार, आज का दिन याद रहेगा। तभी आन्या का फोन बजता है। आन्या फोन उठाती है तो देखती है कि उसके फोन पर डीडी का मैसेज आया है, गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? आन्या जो कुछ सोच में डूबी हुई थी, उसने तुरंत मैसेज टाइप किया, उन लोगों के कार्ड क्यों नहीं चल रहे थे? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, जो भी तुम्हें हर्ट करेगा मैं उसे कहीं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, और डोंट वरी, उनके कार्ड कुछ वक्त के लिए ही ब्लॉक किए गए थे, थोड़ी देर में वापस चलने लग जाएंगे। मैसेज पढ़कर आन्या हैरान हो गई। इसका मतलब उनके कार्ड के साथ यह छेड़खानी डीडी ने ही की थी। आन्या ने मैसेज टाइप किया, क्या आप मुझ पर नजर रख रहे हैं? मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इन सब के बारे में आपको पहले ही पता होता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जवाब आया, हाँ, मैं नजर रख रहा हूँ तुम पर। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी नजरें हर वक्त तुम्हारे ऊपर है। आन्या ने पूछा, पर क्यों? क्या आपको मेरे कहीं जाने का डर है? दूसरी तरफ से जवाब आया, नहीं, मुझे बस तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है। मैसेज पढ़कर आन्या कंफ्यूज हो गई। उसने दोबारा मैसेज लिखा, मेरी सेफ्टी? पर किससे? दूसरी तरफ से जवाब आया, ये तुम नहीं समझोगी,
मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है आन्या, क्योंकि आई लव यू। यह मैसेज पढ़कर आन्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई। एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की जिसने खुद के पैदा करने वाले माँ बाप ने कभी दुलार नहीं दिया था, उनकी अपनी बहन और बचपन के प्यार ने भी उसे हर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब यह अनजान इंसान कौन है जो उस पर अपनी जान तक लुटाने को तैयार है? और इसके साथ क्यों आन्या को हमेशा सिक्योर फील होता है। एक बहुत ही बड़ी लैब में 3D प्रोजेक्टर से एक होलोग्राम इफेक्ट के साथ एक आदमी की परछाई एक राउंड चक्र कर ऊपर खड़ी हुई थी। वो बिल्कुल एक काली परछाई लग रही थी। ऊपर से नीचे तक काले कपड़े और सर पर राउंड कैप, उसे घुटने तक के लंबे कोट को पहना के रखा था। वह सिर्फ 3D इफेक्ट से क्रिएट किए गए किसी इंसान की वर्चुअल परछाई थी। असल में वो इंसान वहां पर नहीं था, लेकिन उसके सामने खड़ा हुआ एक इंसान की परछाई देख सकता था, और वो उसके सामने बिल्कुल स्टैंड अप पोजीशन में खड़ा हुआ, जिसने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था, एक बिल्ली का मास्क जिसने उसके पूरे फेस को कवर करके रखा था। वो वर्चुअल परछाई के ठीक सामने खड़ा था। उसके हाथों पर टैटू थे और गर्दन पर एक नंबर लिखा हुआ था, 84। वर्चुअल परछाई वाला वो आदमी अपने सामने खड़े हुए उस मास्क वाले इंसान से बोला, मुझे वो चाहिए, सब्जेक्ट 84। मैंने तुम्हें स्पेशली इस टास्क के लिए चुना है। मुझे डीडी किसी भी हालत में चाहिए। वो मेरे एक्सपेरिमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। सालों पहले जब वो यहाँ से भागा था तो अपने साथ 3 और एल्ट्रस को लेकर भागा था, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। मुझे वो तीनों भी चाहिए, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ डीडी को पकड़कर मेरे पास लेकर आना है, वो भी जिंदा। सब्जेक्ट 84 ने उस आदमी की बात सुनने के बाद तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। उस वर्चुअल परछाई ने एक तिरछी से मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे निराश मत करना। उसके बाद वह वर्चुअल परछाई गायब हो गया। असल में वह इंसान जहाँ पर असलियत में मौजूद था, वहां से वो एक टेबल के पास गया। वह एक बड़े से कमरे में था जिसमें बहुत कम लाइट थी, सिर्फ अंधेरा था, इसलिए उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक टेबल के पास गया, शराब का ग्लास में शराब डाली और उस ग्लास को उठाकर एक बड़े से बोर्ड के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद वह शराब की घूंट लेता हुआ उस बोर्ड की तरफ देखने लगा, जहां पर 4 लोगों की तस्वीर थी। नीचे 3 लोगों की तस्वीर थी। पहला राजवीर सिसोदिया, दूसरा स्वयं मल्होत्रा, तीसरी कहर। उसके बाद उन तीनों की तस्वीर के ठीक ऊपर एक काली परछाई थी जिसकी तस्वीर थी। उस काली परछाई को देखकर उस आदमी ने तिरछे से मुस्कुराहट के साथ कहा, कब तक मुझसे बचोगे डीडी? तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है और साथ ही मेरे एक्सपेरिमेंट के 3 सब्जेक्ट को भी लेकर तुम भाग गए, पर बहुत जल्द ही मैं तुम चारों को फिर से पकड़ लूंगा। तुम्हारा मुझे मिलना मेरे एक्सपेरिमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। डॉक्टर ब्लैक आज तक कभी नाकाम नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। यह बोलकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, पर उसका चेहरा अंधेरे की वजह से अब कभी दिखाई नहीं देता। खुशी शहर के बाहर किसी इम्पोर्टेंट काम से गई हुई थी। उसके बाद वो शहर वापस लौट रही थी। रात बहुत हो चुकी थी, मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। काफी आंधियां चल रही थी और लग रहा था कि बहुत जल्द ही बहुत तेज बारिश भी होने वाली है। खुशी अपना फोन देखती है जिसमें अब कोई सिग्नल नहीं था। खुशी थोड़ा इरिटेट होकर अपने फोन को साइड वाली सीट पर फेंक देती है और गाड़ी को ड्राइव करने के लिए सड़क पर फोकस करते हुए कहती है, सिग्नल भी नहीं मिल रहा। मुझे जल्दी से जल्द पहुंचना होगा जिससे पहले मौसम ज्यादा खराब हो जाए। खुशी गाड़ी लेकर सड़क पर चल रही थी। सड़क लगभग सुनसान थी, मुश्किल से ही कुछ गाड़ियां क्रॉस कर रही थी। तभी अचानक खुशी की गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। खुशी एकदम से चौंक गई और उसने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। वह औरत एकदम से खुशी की गाड़ी के आगे वाले बोनेट पर गिर गई। खुशी थोड़ा हड़बड़ा गई। वह औरत खुद को संभालती है और भागते हुए शीशे के पास आती है। खुशी शीशा नीचे करती है और कहती है, यह क्या कर रही हैं आप? अचानक मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ गई? आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? वो औरत रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है।
प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं कितनी देर से गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कोई भी गाड़ी रोकने को तैयार नहीं। मेरी मदद कीजिए, उनका बहुत खून बह रहा है। अगर उन्हें जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उनकी मौत हो जाएगी। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कीजिए। और वो औरत बहुत ज्यादा रोने और गिड़गिड़ाने लगती है। खुशी तुरंत गाड़ी से बाहर निकलती और बोली, कोई बात नहीं, आप प्लीज शांत हो जाइए, मुझे बताइए वो कहाँ पर है। उसके बाद वो औरत खुशी को लेकर एक जगह पर जाती है। वो देखती है कि वो आदमी वाकई में बहुत जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है सड़क के किनारे। पर उसकी हालत देखकर खुशी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। ओ माय गॉड, इनका तो ऑलरेडी इतना सारा खून बह चुका है। आप एक काम कीजिए, इस गाड़ी में डालने से मेरी मदद कीजिए, इन्हें गाड़ी में डालते हैं। खुशी उस औरत की हेल्प करती है। वो औरत अपने पति का सहारा बनती है और खुशी की हेल्प से उसे गाड़ी में डाल देती है। खुशी उस औरत को कपड़ा देते हुए बोली, जल्दी से इनके जख्मों पर बांध दीजिए, खून को रोकने की कोशिश कीजिए, हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। खुशी ड्राइविंग सीट पर बैठी और गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकल गई। खुशी तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ा रही थी कि उस वक्त बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई। हवा तो बहुत ज्यादा तेज पहले से ही चल रही थी। तभी अचानक खुशी ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और वो औरत बोली, क्या हुआ, आपने गाड़ी को रोक क्यों दिया? खुशी बोली, सड़क पर एक बहुत भारी पेड़ गिर गया है, गाड़ी यहाँ से निकल नहीं सकती। सामने सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ आंधी की वजह से टूटकर सड़क पर गिर गया था, जिसने पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया था। यह देखकर वह औरत बहुत ज्यादा घबराई और रोने लगी। वो बोली, मैं उसे हटाने की कोशिश करती हूँ। खुशी ने उस औरत से कहा, पागल मत बनो, इतना बड़ा पेड़ तुम हिला भी नहीं सकती, हटाना तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। वो औरत रोते हुए बोली, तो अब हम क्या करेंगे? खुशी ने यहाँ वहाँ देखा तो जंगल के एक कच्चे रास्ते में उसकी नजर गई। उसने कहा, हमें जंगल के इस रास्ते से निकलना होगा। वो औरत, उसे तो सिर्फ अपने पति को बचाना था, इसलिए उसने चुपचाप खुशी की बात को मान लिया। खुशी ने गाड़ी को मोड़ लिया और वह लोग जंगल के रास्ते से जाने लगे। बड़ी मुश्किल और कच्चे रास्ते से खुशी ने गाड़ी को वहां से निकाला। अब वह लोग आगे एक कच्ची सड़क पर आ गए। खुशी गाड़ी को आगे दौड़ा रही थी कि तभी अचानक उसकी गाड़ी एक बड़े से गड्ढे में फंस गई। ओ नो, उस औरत ने कहा, क्या हुआ मैडम? खुशी ने कहा, लगता है गाड़ी फंस गई। खुशी गाड़ी से बाहर निकली। तेज बारिश के कारण वह जल्द ही पूरी भीग गई और वो औरत गाड़ी से बाहर निकली। उन लोगों ने देखा कि गाड़ी का टायर एक बड़े से गड्ढे में धंस गया है और उसका निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। किसी की मदद के बिना तो यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। और उस औरत ने कहा, मैडम अगर आप गाड़ी चलाइए, मैं इस बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। खुशी हैरानी से औरत की तरफ देखकर बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हो? कभी पेड़ को हटाने की बात कर रही हो तो कभी गाड़ी निकालने की बात कर रही हो। तुम अपने आप को कोई सुपर वुमेन समझती हो क्या? तुम्हें पता भी है 10 लोग लगेंगे तब जाकर गाड़ी यहाँ से निकलेगी। वो औरत रोते हुए बोली, अपने पति को मरने नहीं दे सकती मैं, उसके लिए पहले मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, आज भगवान को मेरी मदद के लिए आना ही होगा। मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। यह बोलकर वह औरत उस गाड़ी को धक्का मारने लगती है और खुशी उस औरत को देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है। उस आदमी को बचाना बहुत जरूरी था। औरत रो रो कर पागल हो गई थी। खुशी काफी टेंशन में इधर उधर देखती है। दूर दूर का कोई भी नजर नहीं आ रहा था। खुशी गाड़ी में बैठकर पूरी कोशिश करती है कि वह गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर गाड़ी को गड्ढे से निकाल सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। खुशी देखती है कि
आदमी की हालत काफी खराब हो रही है और बाहर वह औरत भी पूरा जोर लगा कर गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रही है। तभी आईने में खुशी ने देखा कि पीछे एक बुलेट के ऊपर कोई इंसान आ रहा है। खुशी तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और सड़क के बीच में जाकर उस इंसान के बुलेट के सामने आकर खड़ी हो गई। उस इंसान ने तुरंत बुलेट को ब्रेक लगाया। वो इंसान दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी, मगर चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल पत्थर की तरह पर दाग थे। हाथों पर टैटू थे। गर्दन पर 84 का टैटू था। खुशी ने उस आदमी से कहा, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे पास एक पेशेंट है जो काफी जख्मी हालत में है। हमारी गाड़ी गड्ढे में फंस गई है। अगर आप थोड़ी मदद कर दे तो उसकी जान बच जाएगी। प्लीज हेल्प मी। खुशी ने उस आदमी से रिक्वेस्ट की और वो आदमी अपनी डार्क आंखों से गाड़ी की तरफ घुमाया। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद उसने हल्का सा सर हिला दिया। ये देखकर खुशी को राहत की सांस आई। वो आदमी बुलेट से नीचे उतरा, गाड़ी के पास गया। खुशी गाड़ी में बैठे इससे पहले ही उसने गाड़ी को पीछे से पकड़ा, एक हाथ से ऊपर उठा दिया और इतने आराम से गड्ढे से बाहर निकाल दिया मानो वह गाड़ी घास फूस जितनी हल्की हो। यह देखकर खुशी और उस औरत दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। गाड़ी को बाहर निकालने के बाद वो आदमी बिना मुंह मोड़े अपने बुलेट के पास गया, बुलेट के ऊपर बैठा और फिर उसे स्टार्ट करके उसे रेस। उसके बाद वह बुलेट लेकर वहां से चला गया। उसने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। खुशी हैरानी से आदमी को जाता हुआ देखती रही। वो औरत खुशी के पास आकर जाते हुए उस बुलेट वाले आदमी को देखकर बोली, मैडम, मैंने कहा था ना, खुद बजरंगबली ने हमारी मदद की है। खुशी अब भी हैरान होकर उसे जाते हुए देख रही थी, उस बुलेट वाले आदमी को। उसके बाद वो लोग वहां से निकल गए। एक बड़ी सी काली गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है। सनराइज एंटरप्राइज। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और अपने महंगे काले जूते पहने हुए एक पैर बाहर निकलता है। उसके बाद एक 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकलता है, जिसमें आंखों पर काला चश्मा पहना था और ऑफिस के सूट बूट में वो काफी कातिलाना हैंडसम लग रहा था। वह कोई और नहीं, राजवीर था और ये राजवीर का ऑफिस था। गाड़ी का दरवाजा बंद करके राजवीर अपने ऑफिस के आगे बढ़ता है। तभी तलपड़े भी वहां पर भागता हुआ आ जाता है और उनके साथ साथ ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। राजवीर तलपड़े से पूछता है, आज कोई खास इम्पोर्टेंट काम? तो तलपड़े जवाब देता है, जी सर, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसके बाद आपको उसके कुछ इन्वेस्टर्स के साथ एक लंच पर जाना है। राजवीर ऑफिस की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, और फिर वह चलते चलते अपनी कैबिन के बाहर पहुंच जाता है। राजवीर कैबिन के अंदर एंट्री करता है। कैबिन बहुत ही बड़ा और आलीशान था। बड़ी बड़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स दीवारों पर। ज्यादातर कैबिन में कांच का काम, मॉडर्न फर्नीचर मौजूद था, जहां पर सब कुछ बहुत आलीशान और लग्जीरियस था। देखकर पता चल रहा था कि वह शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी सनराइज एंटरप्राइज के सीईओ का कैबिन है। राजवीर आराम से सोफे के पास आता है और बैठ जाता है। वो अपना आईपैड उठाता है और उसमें कुछ लोकेशन को चेक करने लगता है। तभी एक लड़की जो काफी खूबसूरत थी अपने हाथों में फाइल लेकर कैबिन के अंदर आती है। राजवीर आईपैड में देखने में बिजी था। दरवाजा खटखटा पहले बोली, मे आई कम इन सर? राजवीर ने आईपैड में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, कम इन। उसके बाद वो लड़की फटाफट अंदर आ गई। लड़की ने काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, बाल खुले और चेहरे पर काफी मेकअप किया हुआ था। देखकर ही लग रहा था कि वो काफी फैशनेबल लड़की है। अंदर जाकर राजवीर को देखकर उसके होठों पर एक एक्साइटमेंट से भरी मुस्कुराहट आ गई। उसके लाल गाल देखकर बताया जा सकता था कि शायद राजवीर उसका क्रश है। वह लड़की थोड़ा सा धीमी शर्मीली सी आवाज में बोली, वो सर, ये कुछ फाइल्स हैं। एक्चुअली इन पर कल आपके साइन हो जाने चाहिए थे, पर कल आप आए ही नहीं तो क्या आप इन पर साइन कर सकते हैं? राजवीर ने उस लड़की की तरफ नजर उठाकर देखा। वह लड़की चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ राजवीर को देख रही थी। फिर राजवीर
ने नोट किया कि उस लड़की ने काफी ज्यादा छोटे कपड़े पहने थे। कुछ ज्यादा ही छोटे। राजवीर ने उस लड़की से कहा, यहाँ पर रख दो, मैं साइन करके भिजवा दूंगा। उस लड़की ने मुस्कुराकर फाइल्स को टेबल पर रख दिया और जाने लगी। तभी राजवीर ने कहा, 1 मिनट। उस लड़की ने पलटकर राजवीर की तरफ देखा और कहा, जी। राजवीर ने उस लड़की से कहा, तुम्हें पता है ना करमजली की हमारे ऑफिस में कुछ रूल्स हैं। वो लड़की है सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड और कंफ्यूज हो जाती है। पहले तो उसने राजवीर को करेक्ट करते हुए कहा, सर एक्चुअली करमजली नहीं, मेरा नाम अंजलि है। राजवीर ने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, तुम्हारा नाम चाहे जो भी हो, पर तुम्हें पता है ना कि हमारे ऑफिस के कुछ रूल्स हैं। तुम ऑफिस में प्रोफेशनल कपड़े पहनकर ही आ सकती हो। यह क्या पहना हुआ है तुमने? ऑफिस की यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई हो तुम? अंजलि ने थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए कहा, एक्चुअली सर दरअसल आज मेरा बर्थडे है, बस इसलिए मैंने रियली वेरी सॉरी। उस लड़की ने थोड़ा एपोलाइज करते हुए अपना सर झुकाकर बालों को कान के पीछे किया। राजवीर को कुछ सेकंड चुप रहा और फिर कहा, ओ अच्छा, हैप्पी बर्थडे। उस लड़की ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, थैंक यू वेरी मच सर, आपने विश कर दिया तो अब मेरा बर्थडे अच्छा हो जाएगा। राजवीर ने उस लड़की से कहा, देखो तुम अब ऑफिस में काम करती हो, किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं करती हो कि ये बर्थडे वाले दिन अलग तरह के ड्रेस पहनकर आना। ऐसा कोई रूल मेरी कंपनी में नहीं है। यहाँ पर मैं खुद अपने बर्थडे पर भी ऑफिस के कपड़े पहनकर ही आता हूँ, समझी? तो कंपनी के रूल्स को फॉलो करो, ऑलराइट? उस लड़की ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, जी जी सर, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद राजवीर ने कहा, अब तुम जा सकती हो। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों प्लीज, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, रोज वीडियोस अपलोड करते हैं, कम से कम कमेंट तो कर दिया करो। कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे व्यूअर्स को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट हम कोशिश करेंगे और भी मेहनत करके कि जल्दी जल्दी लेके आए। हर हर महादेव दोस्तों।